ओके, एक बार सब लोग मुझे कमेंट करके बता दो क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से एक बार बताइए। क्या बात है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साइको का टेस्ट लिखा हुआ है और साइको में जो मैं आज आपको पूरा टेस्ट समझाने वाला हूं ये हमारा कॉलम रो टेस्ट है। आपको मैं बता दूं जीडीसी का एग्जाम चल रहा है, एलडीसी का एग्जाम चल रहा है। एलडीसी में जबलपुर जोन का डिवीजन का भी रिजल्ट भी आया हुआ है। मतलब ये मान के चलो कि जितने भी बच्चे जीडीसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन सबका जितना रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट आने वाला है, उन सबके लिए साइको की ये क्लास है ना। बच्चों ओपन टेस्ट वाले भी ये क्लास देख सकते हैं। अरे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि साइको को पूरा बैठा लीजिए। आपको मैं बता दूं साइको आप देख लो समझ लो ठीक है, लेकिन अभी साइको की तैयारी तो थोड़ा सा साइड में रखना ओपन भर्ती वाले। लेकिन जीडीसी वाले बच्चे साइको ना आपके अंतिम सीढ़ी है आपके सिलेक्शन की एएलपी बनने की। तो आज मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टॉपिक जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, कॉलम रो टेस्ट। इसमें क्या होता है ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके बच्चों सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल आपको 5 मिनट दिए जाते हैं कॉलम रो टेस्ट में, और उस 5 मिनट में ध्यान रखना आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सोल्व करना, मैं पहले बता दूं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोग आइडिया देख लीजिए कि क्वेश्चन को लगाना कैसे। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी बच्चे जीडीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने वेबसाइट पे सारा का सारा टेस्ट दे दिया है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमारा वॉच टेबल टेस्ट है, उसके क्वेश्चन है। बच्चों वॉच टेबल टेस्ट के साथ ये हमारा ब्रीड टेस्ट है। मतलब जितना भी एएलपी के सिलेबस में साइको आता है उन सब के लिए हमने वेबसाइट तैयार कर रखी है। तो अगर आपने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं साइको का, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लास, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस भी मिलती है। या फिर आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 9696 102 411। बच्चों साइको का जो बैच है वो है तो 1200 रुपए में, लेकिन अभी वो डिस्काउंट में चल रहा है। 699 में ये बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको प्रैक्टिस क्लास मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लास 3 चीजें मिलती है इसमें। एक तो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास के साथ साथ आपको क्या मिलेगा 48 सेशनल टेस्ट मिलेंगे अलग अलग, और बच्चों 30+ फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। चलो भाई स्टार्ट किया जाए क्लास को, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ है ना। तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज का हमारा जो टेस्ट है वो साइको टेस्ट है, और साइको टेस्ट में मैं आपको बताने वाला हूं टेबल टेस्ट, जिसको कई बार रो कॉलम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व कराऊंगा, पहले मैं आपको टेबल के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और वो बातें पहले आपको समझनी जरूरी है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी कभी आप इस तरह का टेस्ट देंगे तो ध्यान रखिएगा आपके सामने इस तरह की टेबल खुलेगी। बच्चों टेबल को पहले ध्यान से समझो, इसी में पूरा खेल है, यही समझना है। अब मैं आपके कमेंट नहीं रीड कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपको पूरा टेबल के बारे में समझाऊंगा। अभी जो पूछना पूछ लीजिए। सर जी कल साइंस का लाइव बैच होगा कि नहीं? नहीं कल नहीं होगा मेरे भाई, सीधे मंडे को स्टार्ट होगा। मैंने बताया था ना कि कल नहीं मंडे को। ठीक है जो पूछना हो पूछ लीजिए क्योंकि मैं अब आपको इसका कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि कैसे हमें टेबल टेस्ट को समझना है और टेबल टेस्ट में क्या बारीकियां समझनी है। स्टार्ट करें, एक बार थम्स अप करके बताओ स्टार्ट करें है ना। तो बच्चों आपके सामने देखो टेबल टेस्ट दिखाई दी है। आप लोग के एग्जाम में जो टेबल टेस्ट आएगी वो 5 रो और 5 कॉलम की आएगी। आप देखिए ये हमारी पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये चौथी रो, ये 5वीं रो। रो का मतलब होगा पंक्ति। टोटल हमारे पास 5 रो हैं और देखिए 5 कॉलम हैं। 5 कॉलम में स्तंभ 1 स्तंभ 2 इसी तरह से आप देखो 5 हमारे पास कॉलम है। बच्चों अगर इसकी टोटल संख्या देखी जाए कि टोटल कितने हैं तो याद रखना इसका जो टोटल आएगा आप करके देख लीजिए, टोटल हमारे पास 25 आएंगे। क्या आएंगे? 25। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपको समझना होता है।
बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि टीसी के सामने और टीसी के नीचे कैसे बताते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक ऐसा एलिमेंट बताइए, एक ऐसा अल्फाबेट बताइए, अक्षर बताइए जो स्तंभ 3 का है और कॉलम 2 का है, या स्तंभ 3 का है पंक्ति 2 का है। मैंने बोला कि एक ऐसा अक्षर बताइए जो स्तंभ 3 में है, पंक्ति 2 में है। तो आपको स्तंभ 3 में आना है और पंक्ति 2 में आना है, तो पंक्ति 2 यही तो होगी ना, देखो पंक्ति 2। तो बताइए उस अक्षर का नाम क्या होगा? ए। उस अक्षर का नाम क्या होगा? ए। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि बताओ एक ऐसे अक्षर का नाम बताइए जो स्तंभ 4 में है और पंक्ति 3 में है। स्तंभ 4 में है, पंक्ति 3 में है, स्तंभ 4 में है, पंक्ति 3 में है। ये देखिए ऐसे। मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसे अक्षर का नाम बताइए जो तीसरे रो में है, तीसरी रो में है और पहले स्तंभ में है। सर तीसरी रो ये हो रही और तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, ये हमारा डी हो रहा। आप बात समझ पा रहे? और सुनो, मैं आपसे पूछूं कि स्तंभ 4 का अंतिम अक्षर बताइए। स्तंभ 4 ये रहा, स्तंभ 4 का अंतिम अक्षर हमारा ये होगा। तो इस तरह की लाइनें आप लोग को बोली जाएंगी, इसीलिए आप लोगों को ये वाली लाइनें एकदम क्लियर कट समझनी है। इतनी लाइनें समझ में आ रही? बोलो भाई जल्दी से। फिर इसके बाद 4 तरह के वर्ड और यूज किए जाएंगे। दाएं ऊपर, दाएं कोना नीचे, बायां कोना और बाएं नीचे, इस तरह से 4 वर्ड हो रहे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये डी अक्षर क्या कहलाएगा, है ना, और ये ए अक्षर को कौन सा अक्षर बोला जाएगा, क्या नाम से जाना जाएगा? सर ये वाला ए क्या नाम से जाना जाएगा और ये वाला सी। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो डी है ना, ये ऊपर है और दाएं में है, दाएं में, तो इसको बोला जाएगा ऊपरी दाया कोना। क्या नाम से जाना जाएगा? इसे बोला जाएगा ऊपरी दाया कोना। थोड़ी ऊपर साइड है और दाएं साइड है, तो ये कहलाएगा ऊपरी दाया कोना। जबकि ये वाला अक्षर बताइए क्या कहलाएगा? सर ये नीचे साइड है, इसे बोला जाएगा नीचे दाया कोना, है ना। नीचे दाएं कोने का मतलब ये नीचे साइड है और दाएं साइड है, इसलिए नीचे दाया कोना। सर इसके बाद बताओ इस सी को क्या बोला जाएगा? सर सी को बोला जाएगा ऊपरी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, इसलिए बोला जाएगा ऊपरी बायां कोना। और ये बताओ ये ए को क्या बोला जाएगा? क्योंकि ये नीचे साइड है, इसको बोला जाएगा निचला, और चूंकि ये लेफ्ट साइड है इसलिए बायां कोना। ठीक है, तो ऊपरी दाया कोना क्या कहलाएगा, नीचे दाया कोना क्या कहलाएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को और क्लियर होनी चाहिए। बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? पूछते रहना, है ना। तो ये बात क्लियर हो रही होगी। आगे बताता हूं और सुनो बच्चों, कई बार क्वेश्चन आएगा कि हमने स्तंभ को दूसरे स्तंभ से चेंज कर दिया, या फिर कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज कर दिया, रो को दूसरे रो से चेंज किया। मैंने आपसे कहा कि स्तंभ 1 को 3 से चेंज कर दो, ऐसे बोला जाए। स्तंभ 1 को 3 से क्या करना है? चेंज करना है। तो स्तंभ 1 में जो लिखा है ना CADCA, और स्तंभ 3 में जो लिखा है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, है ना। मतलब स्तंभ 1 की जगह पे बताइए क्या आ जाएगा? स्तंभ 3 CAE और DC। हमने स्तंभ 1 की जगह स्तंभ 3 कर दिया, और स्तंभ 3 की जगह 1 करना होगा, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा? सर 3 की जगह आ जाएगा तुम्हारा CADCA। ये देखो, तो जब भी कभी किसी स्तंभ को दूसरे स्तंभ से चेंज करना होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसके अक्षर और उसके अक्षर की अदला बदली कर दीजिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह से रो में भी चेंज होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि पंक्ति 4 को पंक्ति 5 से बदलिए, तो पंक्ति 4 को पंक्ति 5 से बदल दिया। लेकिन बदलना, दूसरे के साथ बदलना एक अलग होता है, और उसी के क्रम को उल्टा कर देना। जैसे कि सवाल यह आ जाए कि स्तंभ 4 को, सर स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिखिए। कैसे लिखिए? उल्टे क्रम में लिखिए। ना ऐसे बोल दिया जाए कि स्तंभ 4 को आप उल्टे क्रम में लिखिए। तो बताओ स्तंभ 4 को आप उल्टे क्रम में कैसे लिखेंगे? तो कहना ये हमारा स्तंभ 4 है। बच्चों इसका उल्टे क्रम का मतलब ये होता है कि जो ऊपर ई है और सबसे नीचे ई है, ये दोनों आपस में चेंज हो गए।
तो नीचे वाला ई ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ए और बी आपस में चेंज हो रहे, तो बी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे, और बीच वाला जो अक्षर है वो वैसे ही रहेगा। सर इसे बोला जाएगा कि आपने स्तंभ 4 को उल्टे क्रम में लिख दिया। इसे बोला जाएगा कि आपने स्तंभ 4 को कैसे लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बताओ फटाक से। अब बच्चों सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आता है वो विकर्ण से आता है कि भैया विकर्ण को बदलने का क्या मतलब है, विकर्ण कैसे बदले जाएंगे। तो विकर्ण को बदलने के लिए मैंने आपको अलग स्लाइड ली है ताकि आपको समझा सकूं, है ना। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये देखिए मैंने ना बाकी सारे बी अक्षर हटा दिए और सिर्फ हमने विकर्ण के अक्षर लिखे। कई बार तुमसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने विकर्ण होते हैं, तो टोटल यहां तुम्हें 2 विकर्ण नजर आ रहे होंगे, लेकिन 2 नहीं बताना, आपको 4 विकर्ण बताना। 4 कैसे बताना मैं आपको बताऊं, समझो। सर विकर्ण की शुरुआत कहां से होती है? सर विकर्ण की शुरुआत या तो स्तंभ 8 से होगी और या फिर स्तंभ 5 से होगी। ओके, पंक्ति की बात करते हैं तो पंक्ति 1 से विकर्ण बनेगा या फिर पंक्ति 5 से बनेगा, समझना। तो विकर्ण जो बनता है वो पंक्ति 8 या पंक्ति 5 से बन सकता है, या फिर स्तंभ 8 और स्तंभ 5 से बनता है। कैसे? क्वेश्चन आएगा कि भैया आप मुझे बताओ पंक्ति 1 से बनने वाला विकर्ण क्या होगा, और यह भी क्लियर कर देगा कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर से बन रहा है कि अंतिम अक्षर से। जैसे तुमसे बोला जाए कि रो 1 पंक्ति 1 से पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण कौन सा होगा, तो पंक्ति 1 का बताओ पहला अक्षर क्या है। सर पंक्ति 1 का पहला अक्षर ये है ना, तो सर पंक्ति 1 का पहला अक्षर ये है, तो इससे बनने वाला विकर्ण हमारा ये बन जाएगा। ये पंक्ति 1 का पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण ये है, ठीक है। सर अक्षर से अक्षर का मतलब बताओ, अक्षर से अक्षर, अक्षर से और अक्षर के, देखो अक्षर से का मतलब होता है उसको लेकर। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको क्लियर हो रहा है ये बात। से और के अभी थोड़ी देर में क्लियर करता हूं, अभी नहीं क्लियर हो रहा, जब मैं एग्जांपल दूंगा तब क्लियर होगा, ठीक है। मैथ है, ट्रेट। तो पहले तो आप ये समझो कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण ये है, और पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर से बनने वाला विकर्ण, तो पंक्ति 1 का अंतिम अक्षर ये है, तो पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर से बनने वाला विकर्ण हमारा ऐसे कुछ बनेगा, ये समझ रहे। सेम तरह से पंक्ति 5, सर पंक्ति 5 के पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण, तो पंक्ति 5 का पहला अक्षर ए है और पंक्ति 5 के पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण हमारा कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। और पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर ये है, तो पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर से बनने वाला विकर्ण ये है। तो लाइनें अगर जरा गौर से देखिए, तो लाइनें हमारी 4 लाइनें खींच रही, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए कितनी लाइन खींच रही, 4। इसीलिए जब भी कभी आपको बताना है कि टोटल कितने विकर्ण होते हैं, तो कह देना टोटल हमारे बीच 4 विकर्ण होते हैं। अच्छा ऐसा भी बोला जा सकता है स्तंभ के केस में, सुनिए, जैसे बोल दे कि स्तंभ 5 के अंतिम अक्षर से बनने वाला विकर्ण, तो कह रहा स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर ए है, तो ए से बनने वाला विकर्ण हमारा ये बन जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो सवाल में तुमसे बोल देगा कि स्तंभ 5 के पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण, पहला अक्षर ये है तो इससे बनने वाला विकर्ण ये हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि स्तंभ 4 से बनने वाला विकर्ण, ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि स्तंभ 4 के पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण या स्तंभ 4 के दूसरे अक्षर से बनने वाला विकर्ण, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। हमेशा जब भी कभी बोलेगा बनने वाला विकर्ण, तो सीधा सीधा बोलेगा कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर या पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर, स्तंभ 1 के पहले स्तंभ 1 के अंतिम, या फिर स्तंभ 5 के पहले स्तंभ 5 के अंतिम, ठीक है। जल्दी बताइए, बात सबको क्लियर हो गई? अभी रुकिए, अभी ठहरिए पर। अब सवाल ये आएगा कि सर इसका प्राथमिक विकर्ण किसको बोलती है या मुख्य विकर्ण किसको बोलती है? मुख्य विकर्ण। तो याद रखना विकर्ण तो 4 होते हैं डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जब भी तुमसे बोला जाए मुख्य विकर्ण क्या है, तो मुख्य विकर्ण हमेशा ये वाला विकर्ण बोला जाएगा जो कि स्तंभ 8 और पंक्ति 8 से शुरू होता है। तो ये जो विकर्ण बनता है सर, ये विकर्ण, सर इस विकर्ण को क्या नाम से जाना जाता है? इस विकर्ण को बोला जाता है मुख्य विकर्ण। ये विकर्ण हमारा कहलाएगा मुख्य विकर्ण। अब देखो इसमें भी कैसे क्वेश्चन बनते, सर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि
आप लोग विकर्ण को बदल दीजिए। जैसे क्वेश्चन बन जाए कि मुख्य विकर्ण को उलट दीजिए, उलट दीजिए, है ना। सर हमने कहा मुख्य विकर्ण को उलट दीजिए, उसके अक्षर उलट दीजिए, तो कहना मुख्य विकर्ण तो सर ये है। उलट देने का मतलब ये होगा कि जहां पर सी है वहां पर ए आ जाएगा, जहां पर बी है वहां पर ये वाला बी आ जाएगा, ई वैसे ही रहेगा सर, यहां पर भी बी आ जाएगा, और बच्चों ए की जगह ई वैसे रहेगा, ए की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सी। तो जब ये बोला जाए मुख्य विकर्ण को बदल दीजिए या उलट दीजिए, तो आपको इस अक्षर को क्या कर देना है, उलट देना है, यानी जो अंत में है वो पहले कर देना है, जो पहले है वो अंत में कर देना। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है। बोला जाए कि पंक्ति स्तंभ 1 के पहले अक्षर, समझो, स्तंभ 1 के पहले अक्षर और स्तंभ 1 के अंतिम अक्षर के विकर्ण को बदल दीजिए। मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा दो नाम मैंने लिए, फिर से सुनो, क्या नाम लिए सर, मैंने दो नाम लिए कि स्तंभ 1 का पहला अक्षर, इससे बनने वाला विकर्ण ले लो, स्तंभ 1 का अंतिम अक्षर, इससे बनने वाला विकर्ण ले लो। समझो, स्तंभ 1 का पहला अक्षर, स्तंभ 1 का अंतिम अक्षर, इन दोनों का विकर्ण ले लो और इनकी संख्याओं को बदल दीजिए, इनको आपस में बदल दीजिए। तो जब दो विकर्ण आपस में बदले जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इसका बदलाव इसके साथ होगा, यानी सी की जगह ए हो जाएगा और ए की जगह सी हो जाएगा। बी का बदलाव बी के साथ होगा, यानी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ई बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ई बिल्कुल वैसे ही रहेगा। और यहां पर क्या होगा, नीचे वाला बी ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला ए नीचे, और डी ए की जगह यहां हो जाएगा और यहां डी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रवि तुमसे ये बोला जाए कि स्तंभ 1 के पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण और स्तंभ 1 के अंतिम अक्षर से बनने वाला विकर्ण, इसको बदल दीजिए। तो इसको बदलने का मतलब होगा कि आप इनकी संख्याएं जो बारी बारी आ रही हैं, जो बारी बारी संख्याएं आ रही है, जो पहले और दूसरे नंबर पे संख्याएं आ रही है, उनको आपस में इंटरचेंज कर दो, बदल दो। ठीक है, बताइए जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, बात सबको क्लियर हो गई ना। तो विकर्ण मुझे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर विकर्ण को लेके थोड़ा और बता दीजिए, विकर्ण वाले सवाल नहीं बन पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग विकर्ण वाले सवाल को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं, है ना। तो पहले आप सब लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे ये बताओ, जितने भी बच्चे हैं, कि यहां तक बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई ना। विकर्ण भी बदलना एकदम आसान होता है, बस आप ये देख लीजिए कि किस विकर्ण को बदलना है, किस विकर्ण के साथ बदलना है, या फिर विकर्ण की संख्याएं उल्टी करनी है, बस। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, तो आप सब लोग वो सारी की सारी थ्योरी को किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको ऑर्डर कहां दिया सर, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लेना, और लिख लेने के बाद ही फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, अब मैंने आपको बताया कि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन मैं आपको स्पीड नहीं मेंटेन कर रहा हूं, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, स्पीड आप खुद ही मेंटेन कर लोगे। चलो भाई, अब स्टार्ट करता हूं मैं एक एग्जाम्पल लेकर, जिससे कि विकर्ण वाले भी कई सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा दूंगा। चलो ये देखिए, मैंने कहा ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इन सवालों को लगाना कैसे। तो जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 01 मैंने आपको सामने दिखाया। बच्चों ध्यान रखना, एक टेबल दी जाएगी और इस टेबल पे ध्यान रखना टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, 10, और इन 10 क्वेश्चन को कितने मिनट में सॉल्व करना है, 5 मिनट में सॉल्व करना है ना। और एक बच्चे बार बार बोल रहा था से और के का मतलब बताइए। बच्चों जब भी कभी वर्ड में लिखा हो से का मतलब होता है उस अक्षर को मिलाकर, उस अक्षर को मिलाकर आप काउंट कीजिए, और के का मतलब क्या होता है सर, के का मतलब होता है उस अक्षर को छोड़कर, उस अक्षर को छोड़ के काउंट कीजिए। चलो अब मैं आपको 3-3 क्वेश्चन का बंच देता हूं, फिर हम लोग आंसर की भी मिलाएंगे लास्ट में। अरे बच्चों एक एक करके समझना, क्योंकि ये सवाल समझने वाले सवाल है। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है, पंक्ति 1 के बाएं कोने से सीधे चलकर। सर पंक्ति 1 ये रही ना, बाया कोना ये है, बाएं कोने से सीधे चलना है आपको, यहां सीधे चले, फिर दाएं कोने से नीचे बढ़ते हुए, दाएं कोने से नीचे बढ़ते हुए आए, दाएं कोने से नीचे बढ़ते हुए आए। अब दाएं कोने से नीचे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर तो डी मिल गया, के विकर्ण का दूसरा अक्षर देखो के लिखा है के, अब इसका विकर्ण तो ये होगा ना,
तो स्टे विकर्णता पहला अक्षर, स्टे विकर्णता दूसरा अक्षर सी। कौन सा हो रहा, अभी सी बताना नहीं है हमें आंसर, हमेशा ये याद रखना कौन हो रहा, ये उत्तर देना ही नहीं है, लास्ट वाला में आंसर दिया जाता है। फिर आगे लिखा वह किस स्तंभ में है, तीसरे स्तंभ में है, उस स्तंभ में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया। तो आप बताओ स्तंभ 3 में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो कहना स्तंभ 3 में सबसे ज्यादा बार बी आया है, इसीलिए इस वाले सवाल का जो सही उत्तर जाएगा वो हमारा बी वाला आंसर है ना। हिमांशु जनिया, अभी तो देखो मैं इंग्लिश में नहीं लेके आया हूं, तो मैं अचानक से इसका इंग्लिश तो नहीं कर सकता फिलहाल तो, है ना। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप कोशिश कीजिए समझने की, अभी तो फिलहाल इंग्लिश नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो पहले आप बताओ जल्दी से, पहला वाला उत्तर एकदम क्लियर हो गया। फिर से देखिए, बाएं पंक्ति 1 के बाएं कोना ये लेफ्ट, ये राइट, ये बाएं कोने से सीधे चलकर फिर दाएं कोने के नीचे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर के विकर्ण का दूसरा, बच्चों अंतिम अक्षर का विकर्ण ये हो, विकर्ण का पहला, विकर्ण का दूसरा कौन सा हो रहा, और वह किस स्तंभ में हो रहा, उस स्तंभ में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया, बी सबसे ज्यादा बार आया। सबसे लास्ट वाला उत्तर ही आप लोगों को आंसर बताना है, बोलो ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां कौन सा हो रहा उसका उत्तर मत बताइए, कौन सा हो रहा का आंसर नहीं बताया जाता, जो सबसे लास्ट में पूछा जाए मेरे भाई वही उत्तर बताया जाता है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया। दूसरा वाला देखिए सर, दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, अक्षर ई के, सर अक्षर ई के विकर्ण के दूसरे अक्षर के सबसे नीचे, तो भैया अक्षर ई का विकर्ण देख लो, अक्षर ई का विकर्ण, तो अक्षर ई का विकर्ण बनना भी तो चाहिए, तो अक्षर ई का विकर्ण सिर्फ यहां से बन सकता है और कहीं से नहीं बन सकता, चेक कर लो। तो अक्षर ई के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब विकर्ण का इसका दूसरा अक्षर ये हो गया सी, यही हो रहा विकर्ण इसका, दूसरे अक्षर के सबसे नीचे अक्षर बी हो गया, सबसे नीचे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, के बाएं दूसरा अक्षर ये रहा, फिर से बाएं दूसरा अक्षर, देखो क्या लिखा, के सबसे नीचे अक्षर, सबसे नीचे ये बायां दूसरा अक्षर, बायां पहला बायां दूसरा, बायां पहला बायां दूसरा, बाएं दूसरे अक्षर, बाएं दूसरे अक्षर, फिर आगे लिखा स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर होगा, तो आप बताओ स्तंभ 5 में ये बायां दूसरा ई ही तो है स्तंभ 5 में, हाँ, इसीलिए इस सवाल का बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, ई वाला उत्तर होगा, है ना। ठीक है, तो यहां तक पहुंचे, फिर बोला स्तंभ 5 में कौन सा हो रहा, ई हो रहा, काम बता। चलो आगे लास्ट वाला, दूसरा वाला क्लियर है। तीसरा देखिए, पंक्ति 5 से सीधे चलते हुए, अब इन्होंने बोला है पंक्ति 5 पहले उठाइए और उससे सीधे चलिए, तो पंक्ति 5 ये है, सीधे चल रहा है, ऐसे 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 सीधे चल रहा है, सीधे चलते हुए दाएं कोने से ऊपर की ओर बढ़िए। अब चलो दाएं कोना ये हो गया, दायां कोना यही है, से ऊपर की ओर बढ़े ऊपर की ओर। फिर बोला है अंतिम अक्षर पर पहुंचिए पर, अंतिम अक्षर पहुंच रहे, अंतिम अक्षर पर पहुंचने पर उस अक्षर के विकर्ण के, सर उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो यार मेरे भाई इसका जब विकर्ण खींचोगे तो इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर ई होगा, अंतिम अक्षर कौन सा होगा, वह किस पंक्ति में है, तो कह देना ये 5 में है, पंक्ति 5 में है, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, तो पंक्ति 5 में सबसे ज्यादा बार आया है दोस्त मेरे बी, पंक्ति 5 में सबसे ज्यादा बार आया है बी, इसलिए इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं सुबोध, सब लोग समझ लो, ये जो यहां तक लाइन बोली ना कौन सा अक्षर होगा, ये इसका उत्तर नहीं माना जाता, जो सबसे लास्ट में पूछा जाता है वो उसका उत्तर माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे लास्ट में बोला उस पंक्ति में कौन सा अक्षर होगा, तो पंक्ति 5 में सबसे ज्यादा बार अक्षर पूछा गया बी, इसलिए उत्तर बी होगा। बताइए, है ना। ठीक है सुमन, एक बार बताओ भाई, जल्दी बताइए कमेंट करके कि यहां तक बात सबको क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो भाई आगे बढ़े। ये 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ऐसे 5 मिनट में ध्यान रखना 10 क्वेश्चन करने होते हैं, सबसे ज्यादा लोड इसी में फेल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे बोलो भाई आगे बढ़े। चलो अब आप लगाएंगे चौथा, 5वां और 6वां सवाल।
चौथा वाले सवाल को जरा देखिए, चौथा वाला सवाल क्या बोला जरा। 8 सेकंड, फोन आ रहा है किसी का, मैं उठा लू। हेलो, चलो चौथा वाला बताइए सर। चौथा वाला सवाल ये है कि पंक्ति 3 के बीचों बीच अक्षर, अच्छा देखो पंक्ति 3 ये रही और पंक्ति 3 का बीचों बीच अक्षर सी है। पहुंचने पर उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, इसके ऊपर दूसरा अक्षर बी मिल गया, पहला दूसरा, ठीक है, बी मिल गया। तो दूसरा अक्षर के सामने घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर, देखो के सामने लिखा है घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए नीचे अक्षर डी पर पहुंचे। तो आप लोग बी पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां से घड़ी की सुई की दिशा में चलना है और घड़ी की सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई क्लॉकवाइज होती है, तो यहां से क्लॉकवाइज चलिए, ऐसे क्लॉकवाइज चलिए। अब क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। और फिर बोला है कि नीचे अक्षर डी पर पहुंचे, देखो साफ साफ लिखा है नीचे अक्षर डी पर पहुंचे। तो इसके क्लॉकवाइज चलने के बाद आप लोग नीचे अक्षर डी पर पहुंच रहे। फिर बोला है उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर। अब इसके विकर्ण का पहला अक्षर, विकर्ण का दूसरा अक्षर ये हो गया, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। फिर आगे लिखा वह किस पंक्ति में, पंक्ति 3 में है और उस पंक्ति में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। तो बताइए पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। तो पंक्ति 3 में देखो सी और सी ही 2 बार आया है, सी और सी ही 2 बार आया है। इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, इस वाले सवाल का सही उत्तर किस तरह जाएगा, सी जाएगा। तो यहां क्लॉकवाइज घूमना बोला गया था, तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है और क्लॉकवाइज घूमने के बाद कहां तक पहुंचना है। तो साफ साफ लिखा भी था इन्होंने कि नीचे अक्षर डी पर पहुंचे, तो नीचे अक्षर डी पर पहुंचे। फिर बोला है उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा, वह किस पंक्ति में, उस पंक्ति में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया। तो पंक्ति 3 में सबसे ज्यादा बार सी आया। ठीक है, बोलो, है ना। जयंत तिवारी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है कि पहले हम जिसको पढ़ रहे हैं वो आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो आप देखिएगा कल जब मैं फिर से ब्रेक पढ़ा रहा हूंगा तो आप कमेंट कर रहे होंगे कि कॉलम और रोड समझ में नहीं आया। आप मेरी बात समझो, तो पहले हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको देख ले कि वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आइए सर। अगला क्वेश्चन है 5वां। स्तंभ 1 2 3 4 में सभी अक्षर सी कम से कम एक बार जरूर अवश्य आया है। मतलब 1 2 3 4 में सी सब में एक बार जरूर आया है, परंतु स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर नहीं है। देखो लाइनें ना एकदम भड़बड़ा इन्होंने बोल दी। एक्चुअली में इसमें ना सिर्फ यही वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर नहीं है। तो आप बताओ स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर नहीं है। डी बी सी ई ए डी। स्तंभ 5 में सिर्फ एक ही अक्षर नहीं है और वो आंसर है तुम्हारा ए। स्तंभ 5 में ए आंसर नहीं है, ए अक्षर नहीं है। देख लो इसका आंसर सीधे सीधे है। ठीक है, चलो अरे 6वां, नीचे बाएं कोने से। अब देखो लाइन पहले देखो, मैं इसलिए शुरू में लाइनें आपको बता दी थी। क्या लिखा है, नीचे बायां कोना लिखा है ना, नीचे बायां कोना। तो आप बताओ नीचे बायां कोना कौन सा होगा। तो पहले तो नीचे आना है, बाएं कोना आना, बाएं कोना मतलब ई। तो नीचे बायां कोना मतलब बात किसकी हो रही है, ई की हो रही है। नीचे बायां कोना मतलब ई, है ना। तो नीचे बाएं कोने से विकर्ण में चलते हुए अंतिम अक्षर तक पहुंचे। तो यहां से हमें अंतिम अक्षर पहुंचना है विकर्ण में चलते हुए, अंतिम अक्षर स्टडी हो जाए। अंतिम अक्षर उस अक्षर के नीचे, अंतिम अक्षर उस अक्षर के नीचे आइए, अंतिम अक्षर डी हो गया। अंतिम अक्षर कि बाएं अंतिम अक्षर कौन सा हो रहा। अरे यार इसके बाएं अंतिम अक्षर पूछ रहा है, तो इसके बाएं अंतिम अक्षर फिर से कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अरे इसके बाएं अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा सर, इसके बाएं अंतिम अक्षर ई हो जाएगा बस। ओके ठीक है। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है, एक बार थम्स अप करके बताइए। मैं आपको बता दूं ये वाला टेस्ट में और एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है वॉच टेबल टेस्ट, इसी के जैसा होता है। यही 2 ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें लोग ज्यादातर फेल होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक आप सबको समझ में आ रहा कि नहीं आया।
बोलो 6 क्वेश्चन तक समझ में आ रहा? हेलो, हाँ नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं, हाँ हाँ ठीक है कल। हाँ, यार मैं घर में नहीं, मैं क्लास में हूँ। कल सुबह, ठीक है ओके। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो चलो। मामा का फोन आया था, नेक्स्ट आइए। अभी देखिए सर 7 8 9, अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना, 7 8 9 कैसे सॉल्व होगा। अब देखो यहां बदला बदली वाले सवाल आ रहे हैं, मैंने कहा ना बदला बदली वाले भी ये सारे सवाल लिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया ताकि मैं बदला बदली वाले भी सवाल भी बता दूं। बोला स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से अदला बदली करो। बच्चों अदला बदली आपको पहले कभी करनी नहीं है, बस सोचना है कि स्तंभ 5 और 5 एक अदला बदली कर देंगे, ठीक है। तो अदला बदली हमेशा हमें बाद में करनी है, पहले नहीं करनी। स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से अदला बदली करने पर पंक्ति 3 का बीचों बीच वाला अक्षर, सर पंक्ति 3 का बीचों बीच अक्षर सी हो गया कि बाएं नीचे विकर्ण में दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो उन्होंने क्या बोला, पंक्ति 3 के अक्षर के बाएं नीचे, सर बाएं नीचे जाना है और विकर्ण में दूसरा अक्षर बताना है। तो बच्चों बाएं नीचे नीचे आना है, बाएं आना है, तो बाएं नीचे जाने का मतलब कुछ ऐसे आना है भाई, बाएं आना है नीचे आना है, विकर्ण में दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आंसर तो वैसे ई आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए ई। लेकिन लास्ट वाली लाइन देखिए, पहली वाली लाइन देखिए, स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से बदला है, यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 5 आपस में बदल जाए। तो जब 1 और 5 आपस में बदल जाए तो जहां तुम ई आंसर बता रहे हो वहां क्या आना चाहिए, डी आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सत्येंद्र। तो इसका बताइए उत्तर जो है वो ई नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि स्तंभ 1 और 5 आपस में बदल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट काम है, 2 बार अटेम्प्ट करना है। अरे सोनू आप एक किताब भी ले लो, आई आप समझो पहले बात को, थोड़ा सा किताब ले लीजिए और किताब लेने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद ऑनलाइन अटेम्प्ट दीजिए, फिर उसके बाद ऑनलाइन अटेम्प्ट दीजिए। याला समझ में आया ना, अदला बदली हमेशा आपको लास्ट में करनी है, पहले पूरा सवाल पढ़ लेना। 8वां बताइए, 8वां क्या बोला। अब देखो 8वां लिखा है स्तंभ 2 3 4 को उल्टे में लिखिए। स्तंभ 2 3 4 को उल्टा कर, उल्टा का मतलब उल्टा कर दीजिए सबको, उल्टा बाद में कर देंगे। फिर लिखा है नीचे दाया कोना, सर नीचे 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 ये रहा और दाया कोना ये रहा, नीचे दाएं कोने से ऊपर बढ़ते हुए डी अक्षर, नीचे दाएं कोने से ऊपर बढ़ता हुआ डी अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा। मेरे भाई इस अक्षर के बगल में पूछ रहा है, मतलब आंसर तुम्हारा ए होना चाहिए, आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए। फिर से देख लीजिए, स्तंभ 2 3 4 को उल्टे क्रम में लिखिए, लिखना नहीं है, ये लाइन कभी करनी नहीं होती, आप ये मत सोचो करना है, नहीं करना नहीं है। फिर आगे लिखा है नीचे दाएं कोने से, देखो नीचे दाएं कोने से ऊपर बढ़ते हुए अक्षर डी पर पहुंचे, उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर हो रहा है, यानी आंसर तो ए होना चाहिए। बट आप फिर से देखिए कि शुरुआत में बोला जा रहा था 2 3 4 को उल्टा लिखना, मतलब स्तंभ 2 3 4 को उल्टा करना है, तो इसका मतलब इस ए की जगह पे क्या आ चुका हो रहा, बी। उल्टा करना है तो इसको बदला दिया होगा। इसीलिए इस सवाल का बताइए सही उत्तर किसके साथ जाएगा, इस वाले सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ओके, आगे बढ़े। 9वां बताइए, 9वां। अभी हम लोग आंसर टी भी मिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर टी नहीं मिलाएंगे। अरे हाँ, आप किसी की भी किताब ले लीजिए, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे वैसे किसी नाम नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप जो भी नाम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं ना, आप वही वाली किताब ले लीजिए और फिर जब प्रैक्टिस हो जाए फिर ऑनलाइन मोड दीजिए, लेकिन ऑनलाइन भी देना पड़ेगा। आगे बताइए, पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया। सर इन्होंने बोला पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया, ये देखिए पंक्ति 5 में तो बी सबसे ज्यादा बार आया। फिर आगे लिखा है दूसरे बी, दूसरा बी मतलब ये पहला बी, ये दूसरा बी, दूसरे बी के दाएं अक्षर ये दूसरे बी के दाएं अक्षर के सबसे ऊपर
सबसे ऊपर कौन सा अक्षर हो रहा है? अरे यार ये तो काफी आसान था, ये तो काफी आसान था, है ना। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा सर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीधे सीधे मतलब डी। पंक्ति 5 में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है? दूसरे बी के दाएं अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर कौन सा होगा? डी। काम बताओ। ठीक है, एक सवाल मैंने विकर्ण का बदलने वाला भी लिया है कि विकर्ण कैसे बदला जाएगा। सर विकर्ण का बदलने वाला लिखा है पंक्ति 1 के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखिए। अब देखो पंक्ति 1 तो ये है ना, तो पंक्ति, अच्छा पंक्ति 1 में जब ये ना बोला जाए कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर का विकर्ण कि पंक्ति 1 के अंतिम अक्षर का विकर्ण, तो हमेशा आपको पहले अक्षर का विकर्ण लेना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो जब ये ना बोला जाए कि पंक्ति 1 का कौन सा विकर्ण, पहले अक्षर से बनने वाला विकर्ण कि अंतिम अक्षर से बनने वाला विकर्ण, तो हमेशा आपको पहले अक्षर का विकर्ण लेना है। तो पंक्ति 1 का पहले अक्षर के विकर्ण को उल्टा कर दीजिए, मतलब हमें ना इस विकर्ण को उल्टा करना है, उल्टा करना ध्यान रखना बस। ठीक है, तो पंक्ति 1 के विकर्ण को उल्टा करने पर स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो स्तंभ 5 ये है, तो मेरे भाई स्तंभ 5 का अंतिम अक्षर वैसे तो डी होगा, वैसे क्या होगा? डी, लेकिन चूंकि आपने उल्टा कर दिया है, यानी डी की जगह बताइए क्या आ चुका होगा? बी। डी की जगह क्या आ चुका होगा? बी। आंसर इसका किसके साथ जाएगा? इसका आंसर जाएगा बी वाला। अरे सुमन यादव आप डी कैसे दे रहे हैं? उल्टा नहीं दिया आपने, बताइए, बोलो बोलो। उल्टा भी तो किया है ना, पंक्ति 1 के विकर्ण को उल्टा किया, उल्टे क्रम में लिखने पर, इसको उल्टा करना रहेगा ना, बताइए, समझ आ रहा है ना। मैं एक बार आंसर टू बी मैच करा लेता हूं, है ना। ये है आंसर टी, पहले का बी, दूसरे का ई, तीसरे का बी, बी ई बी सी ए, बी ई बी सी ए, ठीक है। फिर इसके बाद ई डी बी डी ई डी बी डी, ठीक है। लास्ट वाला बी एकदम सही है, देख लो सारे उत्तर एकदम सही। ओके तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और खास तौर से वो जीडीसी एग्जाम वाले बच्चे हैं, तो आप ये समझ लो, पहले सुन लो कि 5 बैटरी टेस्ट आने हैं, और 5 बैटरी टेस्ट में से सबसे ज्यादा कठिन यही टेस्ट होते हैं, या तो आपका ये वाला टेस्ट जिसको बोलते हैं वॉच टेबल टेस्ट, या फिर कॉलम टेस्ट। और इनके लिए मैंने अपनी वेबसाइट में पूरे के पूरे मॉक टेस्ट दे रखे हैं, है ना। किताब भी आप ले लीजिए। तो आप लोग को करना क्या है, प्ले स्टोर से पहले माई पार्सल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो माई पार्सल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सीबैट यानी साइको का बैच नजर आएगा, आप क्लिक कीजिएगा और बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके हर एक जोन, हर एक बोर्ड वाले अपने साइको की डेट निकाल रहे हैं। अभी हुबली जोन की आ रही 12 अगस्त, बहुत जल्दी सिकंदराबाद बोर्ड की भी आ जाएगी, बहुत जल्दी आपका वो जबलपुर डिवीजन की भी आ जाएगी। मतलब ये मान के चलो कि जिन्होंने भी अभी पेपर ले रखा है या लेने वाले, हर एक लोग जो है अपने सीबैट की डेट निकालने वाले बहुत जल्द। तो आप सब लोग माई पार्सल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको एक छोटा सा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए। उस कोड का नाम है YOGI10 योडी10, और योडी10 कोड लगाने के बाद आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ये दिया गया है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कोई और आपको टेस्ट चाहिए तो मैं उसकी भी क्लास लगा दूंगा, जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा डाउट होगा उसकी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा देख के यार। अरे मेरे पास एक फोटो आई है, मैं फोटो थोड़ा आपको शेयर करना चाह रहा हूं। मैं वो चाह रहा हूं कि आप मेरे पास वो फोटो देखें, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट और रुकेंगे। बहुत अच्छी फोटो आई है, आपके बहुत काम की फोटो है, बहुत अच्छी फोटो है, आपके बहुत काम की फोटो है। बस 2 मिनट रुक जाइए आप सारे बच्चों को वो फोटो देखनी चाहिए, खास तौर से वो बच्चे जो जीडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी नहीं,
मैंने तुम्हें रेगुलर एक्टिविटी में फोटो भेजी, वो फोटो लाके लगाओ जरा यार, है ना। मतलब काफी अच्छा लगा मुझे देख के काफी बढ़िया लगा, मतलब ठीक। सर टेबल टेस्ट में रीअटेम्प्ट ज्यादा बार करो, मेरे भाई 2 बार बहुत हुए, और 2 बार के लिए बहुत सारे, वो मैंने कहा ना कि आप एक किताब ले लो यार, 200-250 रुपए की एक किताब मिलेगी, वो किताब आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन है क्या ना, वेबसाइट की डिजाइन, और कोई भी अगर 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट दे रहा हो तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी वेबसाइट में ज्यादा अटेम्प्ट दे दूंगा। कृष्णा कुमार ब्रिक एंड क्यूब टेस्ट फिर से ट्राइए, कोई बात नहीं भाई, यूट्यूब पर एक इंस्टा डेमो वीडियो लगा दूंगा, और मैं उस समय जो है ना ब्रिक और ट्यूब टेस्ट को दोबारा से हटा दूंगा। आप कहना तो मैं अपनी वेबसाइट को खोलकर यहीं पर लाइव दोबारा से हटा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कपिल झांसी क्लास लगाने से मतलब ज्यादा नहीं है मेरे दोस्त, आपको प्रैक्टिस करने से ज्यादा है। अब जैसे कि मैंने एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया ना, अब आप जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ी ना समझ में आएगा ज्यादा। तो क्लास ज्यादा लगाना नहीं है, साइको का कॉन्सेप्ट समझना कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मेन ये है कि उस कॉन्सेप्ट की बार बार कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। हाँ, अब बच्चों मैं आपको बताऊं, हमारी जो वेबसाइट होती है जिसमें बच्चे टेस्ट देते हैं, और मैंने उनको पहले भी कहा रखा है कि आपको इंडिविजुअल हर बैटरी टेस्ट में मिनिमम 42% नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 42% से ज्यादा नंबर लाते हो तो ही आप समझो कि आपका साइको पास है, 42% से कम नंबर लाते हैं तो आप अपने साइको को फेल मानिए। और अगर आप 8 बैटरी टेस्ट में फेल हो जाते हैं और 4 बैटरी टेस्ट पास करते हैं, तब भी आप अपने साइको एग्जाम के लिए फेल हो गए, क्योंकि आपको साइको एग्जाम के लिए 4 बैटरी टेस्ट पास करना है ना। जैसे कि अब ये बच्चे ने मुझे फोटो भेजा, मतलब आप देखिए, एक बार जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ना आपका ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब मैंने एप्लीकेशन पढ़ा रखा है। अब जैसे बिल्ट इन मेमोरी टेस्ट में इसका 54% आया है, इसके बाद टेबल, यही वाला है जो टेबल टेस्ट में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें 90% आया है। फिर इसके बाद हिडन क्यूब में 84%, पिक्चर प्लेसमेंट में 97, सिमिलरिटी में 88। तो यानी ये सारे इसने ना अपना जो भी स्कोर वो किया है वो 42% से ज्यादा किया, 42% से ज्यादा किया, और 42% से ज्यादा किया है, इसीलिए ये हमारा क्या है, पास, इसीलिए हमारा ये क्या है, पास है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, कोई दिक्कत आती है तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है आप लोगों को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। और ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, साइटो का बैच ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन